नमस्कार। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आपके बीच हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर के, जो आपके सभी स्टैंडर्ड की क्लासों के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ छोटी और नॉर्मल बातें हैं ऐसी जिनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। इन चीज़ों का विस्तृत अध्ययन हर क्लास के लेवल पर, हर क्लास के स्तर पर आपको अलग अलग कक्षाओं में पढ़ने को मिलेगा। आगे वीडियो आएंगे, आगे क्लासें जब क्लास 1 चलेगी तो इनका फिर से हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसलिए पहले अपन इसको एक भूमिका के तौर पर कुछ चीजें मैंने आपको रेडी किया है, जिसमें लिखा संज्ञा से अव्यय तक, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, इन सभी पदों का अध्ययन हम संक्षिप्त रूप में करेंगे। विस्तृत रूप में हम फिर आगे क्लास वाइज कक्षा के अनुसार जो वीडियो बनाएंगे उनमें इनका विस्तृत वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर शब्द लिया हुआ है संज्ञा से अव्यय तक। इसका मतलब कि सबसे पहले हमें अध्ययन करना है संज्ञा का, कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसका अध्ययन पढ़ेंगे अपन। अब संज्ञा से पहले कुछ बात होती है। एक शब्द चीज आती है, दो चीज यहाँ पर आएगी। एक तो है शब्द और दूसरा है पद। इन दोनों में क्या अंतर है? हिंदी के अंदर ये दो चीजें हैं। ये आपके 8वीं क्लास में भी आएगी, पद परिचय, और 12th क्लास के अंदर, पहले 10th में था, अब पिछले साल से या उससे पिछले साल से 12th क्लास में एक सवाल पूछा जाता है 2 नंबर का, पद परिचय। पहले 10th में पूछा जाता था, अब 10th में नहीं बल्कि 12th में पूछा जाता है पद परिचय। किंतु संज्ञा 10th में भी है, संज्ञा जो है आपके 9th में भी है, सभी स्तर पर है। हाँ, डायरेक्ट संज्ञा का सवाल 10th स्टैंडर्ड में नहीं पूछा जाता है, किंतु इसके बगैर कुछ टॉपिक हैं जिसमें कारक है, काल है, वाच्य। ये 3 नंबर का टॉपिक आता है, कारक, काल और वाच्य। उसके अंदर संज्ञा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए संज्ञा का ज्ञान पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है, इन दोनों का संक्षिप्त परिचय। अब देखते हैं कि शब्द किसको कहते हैं। अगर हम शब्द की परिभाषा लें तो शब्द का मतलब है वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? आपके शब्द कहलाता है। यानी कि शब्द की परिभाषा अगर अपन लें तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब दूसरी बात आ जाता है कि पद किसको कहते हैं, पद और शब्द में क्या अंतर है। तो जो शब्द है वही पद होता है, किंतु कब होता है कि जब एक शब्द किसी वाक्य या पदबद्ध हो। यानी कि पद की परिभाषा क्या है कि अगर कोई शब्द है और वो शब्द किसी वाक्य में या पदबद्ध हो जाए, वाक्य में प्रयोग हो जाए या पदबद्ध हो जाए, तो उस पद शब्द को पद कहेंगे। यानी नॉर्मल समझने की बात यह है कि शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन शब्द पद कब बनता है? जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है या किसी पद में बन जाता है, पदबद्ध हो जाता है। यानी कि किसी दो शब्दों आपस में जुड़ करके किसी पद की रचना करते हैं, किसी स्थान विशेष के लिए प्रयुक्त हो जाता है, तो वो शब्द जो है पद बन जाता है। अब एक देखिए, कोई भी शब्द है जब तक वो वाक्य में से अलग रहता है तब तक उसका कोई पद नहीं होता है। लेकिन जैसे मैं एक शब्द देता हूं आपको, राम, ये शब्द है,
क्योंकि अभी इसकी पहचान कुछ भी नहीं है, इससे किसी पद पे बैठा हुआ नहीं है। एक हिंदी के वाक्य के अंदर बहुत से पद होते हैं, उन पदों के अंदर आप देखेंगे तो पहले होता है कर्ता, कर्ता पद होता है, क्रिया का पद होता है, कारक का पद होता है, ठीक है। ये सर्वनाम, विशेषण, ये एक शब्द के अंदर पदों के नाम है। अब ये राम शब्द किस पद पर बैठेगा? क्रिया पद पर बैठेगा, कर्ता पद पर बैठेगा, कारक पद पर बैठेगा। जिस स्थान पर वाक्य में ये बैठ जाएगा वो इसका पद बन जाएगा। पद का मतलब स्थान है, जिस स्थान पर बैठेगा वो उसका पद कहलाएगा। तो अभी तो ये बात शब्द है, लेकिन जैसे ही आप वाक्य में प्रयोग करोगे कि राम जाता है, अब हमने वाक्य बनाया, इसमें पद है, एक है कर्ता, एक है क्रिया, एक है सहायक क्रिया। ये वाक्य के अंदर 3 पद बने हुए हैं। तो राम किस पद पे बैठा हुआ है? कि कर्ता पर बैठा हुआ है। कि राम का पद कौन सा है? कि कर्ता है। अब ये राम शब्द नहीं रह गया, बल्कि पद बन गया है। यानी कि आपको समझ में आया होगा कि पद और शब्द में क्या अंतर है। शब्द तो जब तक वर्णों का समूह स्वतंत्र रहता है, किसी वाक्य में प्रयोग नहीं होता है, तब तक तो वो शब्द रहता है। और वही शब्द अगर किसी पद में बदल जाए या किसी वाक्य में प्रयोग हो जाए तो वो शब्द पद में बदल जाता है। तो ये हो गया आपके पद और शब्द का अंतर। शब्द की परिभाषा है सीधी सी कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, और शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाता है। अब बात आती है कि पद और शब्द का परिचय यहां क्यों आया? इसलिए आया कि संज्ञा शब्द खुद एक प्रकार का पद है। संज्ञा खुद पद में आती है, इसलिए हम इस पद को पढ़ रहे हैं। संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, ये सब पद के अंदर आता है। यानी कि एक वाक्य के अंदर स्थानों के नाम है। ये संज्ञा क्या है? वाक्य के अंदर स्थान का नाम है। क्रिया क्या है? स्थान का नाम है। जिस स्थान पे हम बैठे होता है किसी स्थान का नाम होता है। जैसे कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पे होता है तो प्रधानमंत्री शब्द नहीं, वो एक पद है। ऐसे कैसे सीएम की कुर्सी होती है तो सीएम एक पद है। ऐसे ही वाक्य के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये क्या है? ये एक वाक्य के अंदर पद होते हैं। जिस पद पर जो शब्द बैठेगा वो उसकी पहचान बन जाएगी। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बैठेगा उसकी वो पहचान संज्ञा बन जाएगी। और जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद बन जाता है। इसलिए संज्ञा खुद एक प्रकार का पद शब्द है। अब अपन पढ़ते हैं कि पद प्रकार कितने होते हैं। पद के प्रकार कि कितने प्रकार के पद होते हैं। तो पहली चीज जो हमने लिखी है वो आपका पद के प्रकार में आती है संज्ञा। ये संज्ञा का पहला प्रकार है कि पद कितने प्रकार का? संज्ञा शब्द पहला है, इसलिए हम संज्ञा से अवयव तक पढ़ेंगे। ये सभी क्या है? पद ही माने जाते हैं। संज्ञा से लेकर के सर्वनाम, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब क्या माने जाएंगे? पद। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि पद कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के पद होते हैं, और वो उन पदों को अपन निश्चित रूप से अगली क्लासों में पढ़ेंगे, आगे क्लास वाइज पढ़ेंगे, लेकिन कुछ शॉर्टकट रूप में हम यहाँ पढ़ते हैं। पद में पहला आपके संज्ञा आ जाता है, दूसरा आ जाता है सर्वनाम, तीसरा आ जाता है क्रिया। ये पद है और पद के प्रकार है। और चौथा आ जाता है आपके विशेषण, और पांचवा आ जाता है अव्यय। ये 5 प्रकार जो है के पद होते हैं। 5 प्रकार के पदों का वर्णन अपन पढ़ेंगे। इसीलिए ऊपर हेडिंग लगी हुई है संज्ञा से अव्यय तक। संज्ञा से अव्यय तक का मतलब
कि पद 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के वाक्य के अंदर पद आते हैं, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय है। अब इनको हम संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि ये कक्षा के हर स्तर में काम आते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बच्चा अगर शुरुआत से लेकर के अपनी स्कूलिंग जो एजुकेशन होती है 12th तक पूरी करके निकलता है, उसके बाद उसको कंपटीशन एग्जाम फाइट करना पड़ता है। और कंपटीशन एग्जाम के अंदर हिंदी के सवाल पूछे जाते हैं। कई आप सिविल वैकेंसियों में, भर्तियों में फॉर्म भरते हैं बच्चे, तो वहां पर हिंदी के कुछ प्रश्न जरूर आते हैं। अब वो कहां से आते हैं? सबसे पहले शिक्षा और पढ़ना और शिक्षा में रात दिन का अंतर होता है। दो चीजें होती है, एक तो होती है पढ़ना और लिखना, जिसको अपन कह सकते हैं पढ़ा लिखा, और एक चीज आती है शिक्षा, जिसको अपन कहते हैं शिक्षित। इसका मतलब दोनों में रात दिन का अंतर है। सिर्फ पढ़ा लिखा होने का मतलब है कि हमें कई भाषाएं पढ़नी आती है, कई भाषाएं लिखनी आती है, समझनी आती है और बोलनी आती है। चाहे आपको इंग्लिश आती हो, संस्कृत आती हो, हिंदी आती हो, कोई भी भाषा बोलना सीखना जानते हैं, इतने आप शिक्षित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर कितना ही पढ़ा लिखा है, अगर वो शिक्षित नहीं है तो वो किसी भी प्रकार की अपने लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं सकता या किसी अच्छी सरकारी पोस्ट पर नहीं जा सकता। हम जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो आते हैं मध्यम वर्गीय परिवार में, और मध्यम वर्गीय परिवार में पढ़ाई का महत्व क्या होता है? अंतिम लक्ष्य होता है नौकरी। हर माँ बाप का और बच्चे का अंतिम लक्ष्य पढ़ने का कारण है कि वो क्यों पढ़ रहा है, क्यों अच्छी से अच्छी स्कूल में जाता है, ताकि उसकी नौकरी लग सके। शिक्षा के दो उद्देश्य होते हैं। एक तो होता है कि वो आपकी जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली को अच्छी बना सके, जिसको कहते हैं हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल। यानी आपकी शिक्षा जो है वो आपके जीवन में बेहतर सुधार करके आपको उच्च पोस्ट पर पहुंचा सकता है। और इसके लिए हमें किसी जॉब की, नौकरी की जरूरत होती है। एक चीज होता है जो शिक्षा आपको बौद्धिक विकास करती है आपका। अगर बौद्धिक विकास चाहते हैं हम, तो शिक्षा के ये जो बौद्धिक विकास का काम है वो मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का नहीं है। ये उन लोगों का है जिनका शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में उनको कोई नाम करना, उच्च पद पे जाना हो, मन की जिज्ञासा को शांत करना हो, कुछ नया खोजना हो, उनके स्तर का है। और जो नौकरी प्राप्त करने का जो सिलसिला है वो मध्यम परिवार में सबसे ज्यादा होता है। कुछ % लोग हो सकता है कि वो भी कुछ नया करना चाहते हो। अब नौकरी प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है कि शिक्षा होनी बहुत जरूरी है। यानी कि हमें वो तरीका सीखना है कि कैसे हमें अच्छी नौकरी और जॉब मिल सकता है। उसके लिए बच्चे को शुरुआती शिक्षा में ही मालूम होना चाहिए कि कौन सी शिक्षा किस जॉब में, किस नौकरी में काम आती है, कौन सी शिक्षा क्या हमें सिखा सकती है और क्या दिला सकती है। तो उसी क्षेत्र में बात करें, अगर अच्छी जॉब के लिए अगर आपको जाना है तो उसमें लैंग्वेज का सब्जेक्ट आता है। बेसिक लैंग्वेज जो इंग्लिश है और हिंदी है, दोनों आती है। तो ऐसी स्थिति में जो हिंदी आती है वो व्याकरण से टॉपिक आते हैं। अगर कोई बच्चा है जो 6th क्लास, 7th, 8th, 9th, 10th, 12th तक के जो पाठ होते हैं, जो पोएट्री होती है
या जो चैप्टर आपका गद्य पद्य भाग होता है उनके पाठों को रटना केवल आपका स्कूली शिक्षा में मदद करेगा आपके परसेंटेज बढ़ाने का। लेकिन ये जो ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी स्कूली ही नहीं आपके कैरियर बिल्डअप करने में भी काम आएंगे, इसलिए इनको बेहतर तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। ये 5 ऐसी चीजें हैं जो आपके 3rd क्लास से शुरू हो जाती है। 3री क्लास से हर बच्चे के सिलेबस में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अवयव शुरू हो जाते हैं और हर स्तर पर उस बच्चे के सामने नए नए रूप में आते हैं। मैं जब क्लासों में पढ़ाता हूँ, हर बच्चे को बताता हूँ, इनकी परिभाषा और इसका लेवल भी क्लास के अनुसार बढ़ता रहता है, क्योंकि ये हल्के स्तर की भी होती है, हाई स्तर की, उच्च स्तर की भी संज्ञाएं और सर्वनाम, क्रिया, विशेषण होते हैं। इनके प्रयोग, इनकी विधियां कुछ टिपिकल, कुछ हार्ड भी है तो कुछ सरल भी है। इसलिए इनको अगर आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है कि कैसे संज्ञा का प्रयोग होता है, किन किन रूपों में होता है, संज्ञा बनती कैसे है, क्रिया कैसे बनती है, कितने प्रकार की होती है, तो ये चीजें हम एक अच्छी क्लास के अंदर ही कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन क्लास में अगर बैठे हैं हम और वहां पर आमने सामने बैठ करके अगर सवाल पूछे जाए और पढ़ाया जाए तो उसमें विस्तृत अध्ययन होता है। जब भी ये हमारी क्लास लगती है, हम एचआरडी इंटरनेशनल स्कूल की क्लास में जब हमारी पढ़ाई होती है तो वहां पर जब मैं अगर दूसरों का नहीं अपना प्रैक्टिकल कहूं तो मैं बच्चों को सिलेबस से हटके भी पढ़ाता हूं। और हमारी सबसे बड़ी खासियत यही है कि जितने भी टीचर होते हैं उनको मैनेजमेंट की तरफ से यही होता है कि सिर्फ आपको सिलेबस के एरिया में नहीं रहना है, क्योंकि अगर हम हिंदी की किताब देखें तो किताब के जो सबसे आगे प्रधान संपादक का जो वक्तव्य छपा हुआ होता है उसमें यही लिखा हुआ होता है कि इस पुस्तक में जितनी ज्ञान समाहित हो सकता है उतना किया है। इसके अलावा उसके आसपास का जो अध्ययन है वो उस शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो उसको दे। तो जितना सिलेबस में है, मान लो अपन 6ठी 7वीं में जाएंगे तो संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कितने प्रकार की होती है, बस यही सवाल आता है। तो आप सीधी सी संज्ञा की परिभाषा बताओ और प्रकार बता दो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि संज्ञा इतनी ही है, इसके अलावा भी इसमें बहुत सी चीजें हैं जिनका प्रयोग, संज्ञा का निर्माण क्यों होता है, कैसे होता है, उसका सारा विस्तृत अध्ययन हम करवाते हैं, चाहे वो सिलेबस में है नहीं है। सिलेबस का एक निश्चित एरिया विद्यार्थी को बहुत सी चीजों से वंचित कर देता है, इसलिए उसको खुले एटमॉस्फेयर में पढ़ाना कि जितना हो सके टीचर को उस सब्जेक्ट से संबंधित अधिक से अधिक ज्ञान बच्चे तक पहुंचे। और ये चीज सिर्फ क्लास में हो सकती है, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे, संक्षिप्त में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि संज्ञा किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है। अगर हम बात करें तो यानी कि हमें पढ़ा लिखा नहीं बनना बल्कि शिक्षित होना है, यानी कि सब्जेक्ट को सीखना है, विषय को सीखना है कि उसको कैसे किया जाता है, कैसे काम लिया जाता है। कई बार आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाएंगे तो ये नहीं पूछा जाएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, वहां संज्ञा का प्रयोग आएगा, वहां पूछा जाएगा कौन सी संज्ञा किस प्रकार की है, वाक्य में प्रयोग आएंगे, वहां ये कहीं पर भी नहीं पूछा जाएगा आपको स्कूलिंग के बाद में। और 12th में भी 10th में भी जो इनके सवाल आते हैं वो ये नहीं पूछे जाते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है, इनका वाक्य में प्रयोग कैसे होता है, क्रिया का वाक्य में प्रयोग कैसे होता है, पहचानना होता है क्रिया कैसे बनती है, तो वो कुछ गहराई की बातें हैं। अगर हम बात करें सबसे पहला जो टॉपिक लेते हैं अगर अपन, जिसको अपन कहते हैं संज्ञा, ये तो पद की बात हुई। अगर संज्ञा को अपन लें तो संज्ञा शब्द को समझना हम पहले कि संज्ञा का मतलब क्या है। हिंदी में संज्ञा का मतलब है पहचान, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी। किसी व्यक्ति को, किसी चीज को, किसी वस्तु की को आइडेंटिफाई करना, उसको अपन संज्ञा कहते हैं। यानी किसी को उपमा देना, जैसे अपन कहते हैं ना कि हमने इसको ये संज्ञा दी है, इस व्यक्ति को महात्मा की संज्ञा दी है, जैसे अपन कहते हैं महात्मा गांधी को महात्मा की संज्ञा दी। संज्ञा दी का मतलब उसको उपाधि दी है, उसकी एक आइडेंटिटी बनाई है, उसकी एक पहचान बनाई है कि व्यक्ति महात्मा कहलाएगा। राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपिता जो हमने महात्मा गांधी को कहा है, वो उनको एक संज्ञा दी गई है, उनको एक आइडेंटिटी दी गई है, पहचान दी गई है।
तो जिस शब्द को कोई आइडेंटिटी मिलती है वो आइडेंटिटी संज्ञा है, जिसको कोई पहचान मिलती है शब्द को वो संज्ञा है। अब किन किन शब्दों को संज्ञा की पहचान मिलती है हमें ये देखना है, अपना परिभाषा याद हो जाएगी। जब हमें मालूम चल गया कि संज्ञा का मतलब किसी को पहचान देना, किसी को आइडेंटिटी देना, किसी को विशेष प्रकार की उपाधि देना है, अब हम कहते हैं कि किन किन शब्दों को, हिंदी में कैसे कैसे शब्द हैं जिनको संज्ञा की उपाधि दी जा सकती है, जिनको संज्ञा की पहचान दी जाती है कि नहीं ये शब्द लिखते ही व्यक्ति को पता चल जाएगी कि ये तो संज्ञा शब्द है। वो पहचान किन किन शब्दों को, क्योंकि हिंदी में सैकड़ों शब्द है तो सबको संज्ञा नहीं कह सकते, सबको क्रिया नहीं कह सकते। अब किन शब्दों को संज्ञा कहेंगे, किन शब्दों को क्रिया कहेंगे, किन को विशेषण कहेंगे, उसके कुछ विशिष्ट व्याकरण में नियम बनाए गए हैं कि ऐसे शब्द होंगे तो उनको संज्ञा कहेंगे, ऐसे शब्द होंगे तो उनको व्याकरण कहेंगे, विशेषण कहेंगे, इस प्रकार के शब्द होंगे तो क्रिया कहेंगे, उनके लिए विशेष नियम बनाए गए हैं और वही व्याकरण कहलाती है। इसलिए हमारे सामने संज्ञा है। संज्ञा की उपाधि हम किन किन शब्दों को दे सकते हैं, परिभाषा बन जाएगी। संज्ञा की उपाधि जो है, एक चीज आपको याद रखनी है, वो है नाम। नाम किसी भी का नाम हो, जिस भी वस्तु को, व्यक्ति को या किसी भी चीज को, स्थान का हम अगर नाम दे सकते हैं, किसी वस्तु को हम कोई नाम दे सकते हैं। जैसे ये चीज है, ये एक वस्तु है मेरे हाथ में जो लिखने के काम आती है। अब इसको कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा, क्योंकि जिस वस्तु को बनाया गया था उस समय वस्तु खुद तो बोल के कह नहीं सकती कि मैं कौन हूं और क्या हूं, लेकिन इसको कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। इसलिए इसको जब नाम दिया गया मार्कर, तो ये इसकी उपाधि है। वास्तव में ये मार्कर नहीं है, क्या पता इसका नाम कोई पहले से भगवान ने तय किया नहीं या ये खुद ने बोल कर बताया नहीं, लेकिन किसी बनाने वाले व्यक्ति ने इसको मार्कर की संज्ञा दे दी, उपाधि दे दी। अब किसी भी व्यक्ति के जहन में जैसे मार्कर शब्द आता है तो इस चीज की तस्वीर सामने आ जाती है। अब जैसे पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम होता है, अब वो नाम किसी व्यक्ति को दे दिया गया है और हमारी फैमिली में उस नाम को बोलते ही उस व्यक्ति की तस्वीर सामने आ जाती है कि नाम किसको बुला रहे हैं, कि उस व्यक्ति को बुला रहे हैं। क्यों? अब उस व्यक्ति जब वो जन्मा था, बच्चा जन्मता है, मान लो किसी व्यक्ति का नाम है राम, तो राम नाम का जब बच्चा जन्मा था तब उसकी कोई संज्ञा नहीं थी, उसकी कोई पहचान नहीं थी, वो केवल एक मानव का बच्चा था। अब वो मानव था, उसको संज्ञा दी हमने कि घर वालों ने उसको नाम दे दिया कि कौन है, कि राम। अब जैसे उस परिवार के अंदर राम शब्द नाम पुकारते ही उस बच्चे की तस्वीर सामने आती है कि राम कौन, की ये है। यानी उस बच्चे को हमने राम नाम की उपाधि दे दी, संज्ञा दे दी। तो समझ में आ गया, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, उस नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो इसकी सीधी सी परिभाषा आपको याद करनी है। मैं परिभाषाएं बोर्ड पे नहीं लिखता हूं। क्योंकि नहीं लिखता हूं? क्योंकि आप इसको सुनिए, फिर घर पे बैठ के वीडियो को बार बार देखिए, देखने के बाद उसकी परिभाषा बनाने की कोशिश कीजिए। शिक्षा का मतलब यही है, सीखा तभी जा सकता है जब आप अभ्यास करेंगे, खुद करेंगे। रेडीमेड बोर्ड पे लिखा हुआ आपको परिभाषा लिख करके दे दें, फिर आपको कॉपी में उतार लें, कोई फायदा नहीं। किताबों में कहीं परिभाषाएं लिखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको इसको समझ करके खुद को परिभाषा बनानी है कि संज्ञा का मतलब उपाधि, संज्ञा का मतलब पहचान, आइडेंटिटी। अब किस किस शब्दों को संज्ञा नाम की आइडेंटिटी दी जा सकती है, पहचान दी जा सकती है, किसको दी जा सकती है, कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव, इनको, इनके जो नाम होते हैं उनको अपन संज्ञा कहेंगे। किसी भी जगह का नाम हो, अगर आपको कोई जगह का नाम है जिसको आप कह सकते हैं स्थान, स्थान का नाम है, किसी भी व्यक्ति का नाम है। अब व्यक्ति के अंदर बच्चा, बूढ़ा, आदमी, औरत सब आ जाते हैं, सब किसी भी व्यक्ति का नाम है। और अगर किसी भी
भाव का नाम है। भाव मतलब क्रोध होता है, गुस्सा होता है, शांत होता है, लेकिन सरल होता है, कठोर होता है, ऐसे जो भाव होते हैं, बुराई अच्छाई, ये सब भाव है। ऐसे शब्द और गुण, गुण का मतलब है लक्षण, किसी में काला, गोरा, सफेद, लंबा, मोटा, ऊंचा, छोटा, बड़ा, ये सब गुण होते हैं। ठीक है, मोटा, पतला, ये सारे गुण, ये गुण के जो नाम है वो भी किसमें आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यानी संज्ञा की परिभाषा देने पूछे तो किसी का भी नाम हो, शॉर्टकट में आपको याद ये लिखना है, किसी भी का नाम अगर है, चाहे वो वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, जाति का नाम है, भाव का नाम है, गुण का नाम है, किसी का भी नाम है, तो वो संज्ञा कहलाती है। ये चीज बनी। अब इसका विस्तृत अध्ययन कि संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, व्यक्तिवाचक कैसे बनती है, उनका अध्ययन हम क्लासों के अंदर करेंगे और विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब ये तो आपकी परिभाषा बनती है कि संज्ञा किसी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब बात ये आ जाती है कि इस तरह की कई चीजें हैं, तो संज्ञा के प्रकार भी आएंगे, भेद भी आएंगे। अब अगर अपन भेद करें संज्ञा के, तो मानक हिंदी व्याकरण के अंदर संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद। और वो 3 भेद, पहला है आपका व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो आपका आता है व्यक्तिवाचक के बाद में जातिवाचक, और तीसरा जो प्रकार आता है संज्ञा का वो है भाववाचक। 3 प्रकार की प्रमुख रूप से संधि मानी गई है, अपने संज्ञा मानी गई है। संज्ञा मूल रूप से 3 प्रकार की मानी गई है। अब इनके अलावा 2 अन्य रूप भी माने गए हैं हिंदी के अंदर, जो वर्तमान में कई किताबों के अंदर 2 रूप और आते हैं, और उनको अपन कहते हैं द्रव्यवाचक, और 5वीं चीज आती है आपके समूहवाचक। इस प्रकार से ये 2 भेद अन्य और भी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर संधि जो है, संज्ञा जो आपकी है वो 5 प्रकार की हो जाती है। अब कंफ्यूजन ये आता है कि सवाल छोटी क्लासों में आते हैं, जैसे 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 5वीं क्लास में सवाल आ गया कि संज्ञा से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, नाम लिखो। तो इस सवाल को कैसे करें? कई बच्चे क्लास में पूछते हैं कि वहां संज्ञा की परिभाषा तो हमें लिखनी है कि किसी जाति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण या आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन प्रकार में आता है कि कुछ बच्चे लिखते हैं कि प्रकार 3 होते हैं और कुछ लिखते हैं कि 5 होते हैं। तो अब सही कौन सा होगा? तो उसके लिए हमें उलझने की जरूरत नहीं है। 5 भी सही है और 3 भी सही है, लेकिन अगर आप 3 लिखते हैं तो ये हिंदी की मानक जो व्याकरण है उसके अनुसार बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 ही होती है। द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो है इन्हीं 3 के अंदर से प्रकार है, इसलिए हमें 3 भी लिखना है और 5 लिखते हो तो भी गलत नहीं है, लेकिन मूल रूप से संज्ञा जो है वो 3 प्रकार की ही होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक।